जय हिंद दोस्तों। जैसा कि पिछले कंटेंट के बाद आज का मेरा क्लास 3 दिल्ली पुलिस के लिए जो कंटेंट हम लगातार अपलोड करते जा रहे हैं, इससे यदि आप लगातार पढ़ते रहें तो कुछ नहीं तो आने वाले कोई भी आगामी एग्जाम जो भी हैं किसी भी लेवल का, अभी तो केंद्र सरकार की बहाली है, उसके अनुसार कंटेंट दिया जा रहा है। प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो प्रीवियस ईयर से बस आपको एक आइडियाज मिलते जा रहा है कि क्वेश्चन किस तरह से आते जाएंगे। इसके बाद हम आपको हर रोज का कंटेंट, कुछ कुछ कंप्यूटर के जो टॉप क्वेश्चंस हैं, हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं, आपको कल से उसको भी प्रोवाइड करते जाएंगे। बस आप लगातार चैनल पे बने रहें, अधिक से अधिक जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम करें और आप इसको ध्यान से पढ़ते रहें। एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैथ है कि जो कि कॉन्सेप्ट आपका बदल जाएगा, रीजनिंग है जो कि बनाने का आइडिया बदल जाएगा। एक कंप्यूटर है, इसमें टेक्निकल चीजें जितना भी आप अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कीजिएगा, आने वाले समय में आप फायदे में ही रहिएगा। बिना समय गंवाए आज की क्लास को शुभारंभ करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और आज का मेरा क्वेश्चन 1 है। सबसे पहला ये प्रीवियस क्वेश्चन है, देख लीजिए, दिल्ली पुलिस का ही पेपर है, आईडी नंबर के साथ आपको दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन नहीं है, तो पहले इस बात को समझ लेना होगा कि सर्च इंजन होता क्या है। सर्च इंजन होता क्या है, तो ध्यान से सुनेंगे। सर्च इंजन कहने का मतलब एक चीज होता है कि एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा इंजन जो कि किसी भी सूचनाओं को हमें सर्च करके, गूगल के मतलब सर्च करके हमें देने का काम करे। एक अलग से होता है वेब ब्राउजर, और वेब ब्राउजर अलग चीजें हो गई और सर्च इंजन अलग चीजें हो गई। वेब ब्राउजर के अंदर होता है सर्च इंजन। तो वेब ब्राउजर के यदि हम एग्जाम्पल आपको कहें तो आप कह सकते हैं वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल में गूगल क्रोम, इसके साथ ओपेरा मिनी, ओपेरा के साथ यूसी ब्राउजर जो कि बंद हो चुका है, इसके साथ ब्रेव ब्राउजर, ये सब ब्राउजर है। इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट इज, ये सब वेब ब्राउजर है। अब इन सभी वेब ब्राउजर के अंदर आपको सर्च इंजन मिलेगा। तो सर्च इंजन कहने का मतलब एक ऐसा इंजन जो कि सूचनाओं को सर्च कर करके हमें दे सकता है। तो सर्च इंजन आपको यहाँ पर, सर्च इंजन के कुछ कुछ नाम आपको दे देते हैं यहाँ पे हम, जैसे कि आप गूगल सर्च इंजन जानते होंगे। गूगल एक फेमस सर्च इंजन है। गूगल के साथ साथ याहू भी सर्च इंजन है, ask.com भी सर्च इंजन है, आज के साथ बिंग भी एक तरह का सर्च इंजन, ठीक। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है सफारी, ये सफारी जो है एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम, अतः इसका सही उत्तर सफारी होगा, ठीक। ask.com भी सर्च इंजन है, याहू भी एक तरह का सर्च इंजन है, बिंग भी एक तरह का सर्च इंजन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है, मतलब इंटरनेट का किसी से गुण नहीं है। तो आप इसमें देख सकते हैं सबसे पहले चीज कि अभिगम्यता। अभिगम्यता कहने का मतलब कि जल्दी से हमारे मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम करता है, जो कि इंटरनेट का एक गुण है। यानी कि इंटरनेट की सहायता से हम लोग आसानी से डेटा को कहीं भेज सकते हैं। इसके साथ दूसरा कह रहा है कि उपयोग में आसानी, ये भी सही बात है, क्योंकि उपयोग में तो आसानी है ही, हम लोग जल्दी से इंटरनेट का उपयोग कर लेते हैं ताकि हम लोग किसी भी तरह की सूचना को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजते हैं। तीसरा ऑप्शन है संचार का लचीलापन, यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम को और इजी कर दिया है। तो इस तरीके से तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन एक यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन उच्च लागत, जो कि यही एक विशेषता नहीं है। जबकि देखा जाए तो इंटरनेट अब आपको कम से कम दामों में आपको प्रोवाइड किए जा रहा है, चाहे आप कोई भी सर्विस ले सकते हैं। देखिए अब वर्तमान में भी देख सकते हैं, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो जियो हो, चाहे वो आइडिया हो। तो यह एक विशेषता नहीं है, बाकी सब इसके विशेषताएं हैं।
अतः इसका सही उत्तर होगा जो उच्च लागत सही उत्तर होगा। अब इसके साथ आप कुछ कुछ चीजें याद कर सकते हैं। इंटरनेट के जनक की यदि हम बात करते हैं तो इंटरनेट का जनक जो है जेसी लिक्वा लाइडर को कहा जाता है। जेसी लिक्वा लाइडर को इंटरनेट का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि पहला अपना कथन दिया था इंटरनेट स्थापना का। तो इंटरनेट स्थापना का इन्होंने पहला कथन दिया था, इसीलिए इनको इंटरनेट का जनक कहा जाता है। यहाँ से आप एक क्वेश्चन और यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा के मान्य सेल एड्रेस है। तो पहले सेल एड्रेस होता क्या है इसको समझ लीजिए ध्यान से। आप देखिएगा एक्सेल, तो एक्सेल में आपको लगभग इस तरीके का आपको एक पेज दिखता है। ये पूरा इसी तरह से आपको एक्सेल खुलता है लगभग। आप देख सकते हैं कि जो ऊपर से नीचे वाला जो लाइन है इसको कॉलम कहा जाता है। कॉलम है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो ऊपर से नीचे की तरफ की लाइन आती है इसको कॉलम कहा जाता है। ऊपर से नीचे की तरफ की लाइन को कॉलम कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग कह सकते हैं कि जो दाएं से बाएं की तरफ लाइनें हैं इसको रो कहा जाता है, यानी कि जितने भी इस तरह की लाइनें हैं आपको ये रो है। ठीक है, और जो ऊपर से नीचे वाली जो लाइनें हैं ये सब कॉलम। और सेल किसको कहते हैं? रो और कॉलम को मिलाने से जो छोटा छोटा बॉक्स बन रहा है, रो और कॉलम को मिलाने से जो छोटा छोटा बॉक्स बनता है, इस बॉक्स को हम लोग सेल कहते हैं। और सभी सेल के एक यूनिक एड्रेस होता है, इसको सेल एड्रेस कहा जाता है। यानी कि आप कभी देखे होंगे एक्सेल यदि चालू करिएगा तो आप एक्सेल में देखिएगा कि रो को दर्शाने के लिए, ये जो रो है इसको दर्शाने के लिए अल्फाबेट का 1 2 3 ऐसे से बढ़ते जाता है, और कॉलम को दर्शाने के लिए ए बी सी इस तरह से बढ़ते जाता है। तो रो और कॉलम को मिला के जो बनता है सेल, और सेल को पहचानने के लिए एक यूनिक नाम होता है जिसका नाम सेल एड्रेस कहलाता है। तो सेल एड्रेस का फॉर्मूला होता है, हम लोग कह सकते हैं कि सेल एड्रेस बराबर होता है कि पहले आपको पढ़ना होता है 82, पहले आपको पढ़ना होता है, पहले कॉलम को पढ़ा जाता है, कॉलम गुणे रो पढ़ा जाता है। यानी कि आपको पढ़ना होगा सेल एड्रेस को तो पहले कॉलम को पढ़िए फिर रो को पढ़िए। तो ऊपर से जो नीचे की तरफ आते हैं उसको कॉलम कहा जाता है। ठीक है, कॉलम, तो कॉलम कभी भी होगा तो वो अल्फाबेट में ही होगा, ए बी सी डी करके ही होगा, और रो जब भी होगा वो नंबरिंग में ही होगा, 1 2 3 4 5 करके ही होगा। आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य सेल एड्रेस है। एबीसी तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें दोनों होना चाहिए, तो ये गलत है। A9B ये भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि देखिए पहले भी अल्फाबेट है बाद में भी अल्फाबेट है, बीच में नंबर है, ये भी नहीं हो सकता। 9AB इसको आप ध्यान से देखेंगे तो पहले इसमें रो को पढ़ा गया है और तब जाके कॉलम को पढ़ा गया है, अतः ये भी सही उत्तर नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला सही उत्तर है आपका AB5। AB5 कहने का मतलब ए अल्फाबेट हो गया आपका, और आपका यहाँ पे जो कि नंबर हो गया। और अभी आपको यही समझाए थे, ए अल्फाबेट होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए। इस तरीके से आपका सही उत्तर ए होगा। चलिए अगले टॉपिक पे अगले क्वेश्चन के साथ आते हैं। कह रहा है कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट फॉन्ट डाउनलोड बॉक्स विंडो खोलता है। ठीक, तो आप इसको समझ सकते हैं कि शॉर्टकट फॉन्ट, इसका सही उत्तर आपको जो होगा वह देखिए, सबका ऑपरेशन करते चलिए यहाँ से क्वेश्चन, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी ही इसका सही उत्तर होगा। कंट्रोल डी से क्या होता है कि फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुलता है, कंट्रोल डी से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है, इसका सही उत्तर यही होगा, कंट्रोल डी के साथ होता है, CTRL प्लस डी। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन जो दिया है कंट्रोल एफ, तो कंट्रोल प्लस एफ का मतलब होता है फाइंड करना, मतलब यदि आपको कुछ चीजों को सर्च करना होगा तो कंट्रोल एफ दबाते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन दे रहा है कंट्रोल ए, तो कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल होता है, यानी कि सभी को एक बार में सेलेक्ट करना होगा तो कंट्रोल ए दबाते हैं हम लोग।
और कंट्रोल एच जो है इसका मतलब होता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है कि आप ए को सर्च करिए और इसको बदल दीजिए किस में, बी में। ठीक, यानी कि किसी सर्च किए गए वर्ड को आप किसी दूसरे वर्ड में चाहें तो आप उसको बदल सकते हैं, ये रिप्लेस कहलाता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा कंट्रोल डी, जो कि फोन डायलॉग बॉक्स खोलने की बात कर रहा है। आप क्वेश्चन के साथ साथ देखिए, आप एक क्वेश्चन के साथ आप 4 क्वेश्चन याद कर रहे हैं, इस बात को गौर करिएगा कि एक एक के साथ हम लोग अधिक से अधिक चीजें आपको देने का कोशिश कर रहे हैं। अतः आप ध्यान से इस चीज को देखें और इसको समझने का कोशिश करें। यदि कोई दिक्कत होती है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्रोम ब्राउजर का अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए निम्नलिखित में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा कंट्रोल आई, जो है इटैलिक होता है, जो कि आपको एमएस वर्ड में काम आता है। इसका गूगल क्रोम से कोई तात्पर्य नहीं। अल्ट जो 9 दिया है, अल्ट 9 गूगल क्रोम के लिए वैलिड नहीं है, अल्ट 0 भी कोई उतना नहीं है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा कंट्रोल प्लस 9। कह रहा है कि टैब को स्विच करने के लिए तो कंट्रोल प्लस 9 ऑप्शन जो है ये सही उत्तर है। ठीक, बाद बाकी जहां आपको जानकारी रहेगी वहां पे हम आपको बताते रहेंगे। क्रोम ब्राउजर में F6 का काम जो होता है, उसका काम होता है कि आपको F6 की सहायता से आप चाहें तो इसमें एड्रेस बार में पहुंच सकते हैं। एड्रेस बार में आपको जाने के लिए F6 बटन दबाते हैं। यदि आप F5 दबाते हैं तो F5 का काम होता है रीलोड, चाहे रिफ्रेश, F5 का काम होता है। ठीक, आगे क्वेश्चन पे चलिए। देखिए एक्सेल का क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देख लीजिए, मैथ के जैसा बनाना पड़ेगा क्वेश्चन। कार्य के निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। यानी कि आप इस फंक्शन का उत्तर बताइए कि इसका उत्तर सही उत्तर क्या होगा। आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को जरा समझिए, जैसे लग रहा है कि पूरा मैथ का क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले का इक्वल टू सम, ये तो बात है वो सही है। इक्वल टू सम जो फंक्शन यूज कर रहा है, सम करने के लिए दे रहा है, तो सम करने के लिए जब दे रहा है, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 2 के पावर 3, इसको पावर पढ़ते हैं 2 के पावर 3, तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं क्या, इक्वल टू सम, और यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करिए 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 का मान आप निकालेंगे तो इसका 2 का क्यूब समझते हैं 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तब 2 का क्यूब यदि 8 आप समझ रहे हैं यहाँ से, तब इसको ऐसे समझ लीजिए कि 2 के क्यूब, यानी कि पहला हम लोग कह सकते हैं कि इसका मान कितना होगा 8, यानी कि हम लोग यहाँ पर 8 कॉमा, अब कह रहा है कि 1 माइनस 2/2, यानी कि 1 माइनस 2/2, तो 2/2 को काटिएगा तो 1 होगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 होगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये 0 होगा ये वाला। यानी कि इसका पूछने का मतलब है कि इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट 8,0 का मान क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा 8। 8 इसका सही उत्तर। देखिए दशमलव में तो कोई संभावना नहीं है, दशमलव में आएगा ही 9 का कोई बात नहीं बनता है, अतः इसका सही उत्तर क्या होगा 8 होगा। यानी कि आपको इसमें मैथ थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए तब जाकर के सही है, इसको मैथ की तरह बनाना पड़ेगा। आगे बढ़िए। कार्य के निम्नलिखित में एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा। फैक्ट, फैक्ट समझते हैं, फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हम लोग कहते हैं क्रम गुणित, क्रम गुणित। क्रम गुणित कहने का मतलब होता है कि क्रम के अनुसार गुणा करना, क्रम के अनुसार गुणा करना। यानी कि यदि आपको कोई भी संख्या दे रहा है, जैसे मान लीजिए कि 2 दे दिया, तो 2 गुणे 1 करना पड़ेगा, यानी कि तब तक आप गुणा करते रहिए जब तक कि आपको 1 ना आ जाए। यदि 5 दे रखा है इन्होंने, इक्वल टू फैक्ट 5, यानी कि 5 का फैक्टोरियल वैल्यू क्या होगा, तो 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 5 चौका 20 60 दूना का 120, इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर 120 होगा।
फैक्टोरियल निकालने के लिए दिया है, तो यहाँ से फैक्टोरियल इसका सही उत्तर 120। आगे बढ़िए। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट दृश्य व्यू विकल्प क्या होता है? यानी कि एमएस वर्ड में डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? तो डिफॉल्ट व्यू को समझने के लिए आपको पहले व्यू मेनू समझना पड़ेगा। व्यू मेनू, एमएस वर्ड का व्यू मेनू जो कि अंतिम मेनू है, और अंतिम मेनू में जाइएगा तो इसमें डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप नाम का एक ऑप्शन दिया है, डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप। जब डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप में आप जाइएगा तो उसमें 5 व्यू होते हैं। पहला है ड्राफ्ट मोड, ये भी एक तरह का लेआउट है, अलग लेआउट होता है ड्राफ्ट लेआउट, ठीक ना। डॉक्यूमेंट वही रहेगा, बस डॉक्यूमेंट को देखने का थोड़ा सा तरीका बदल जाता है, मतलब उसका डिजाइनिंग थोड़ा सा अलग से आता है। बाद बाकी डॉक्यूमेंट आपका वही रहेगा, कंटेंट आपका वही रहेगा। इसमें आउटलाइन भी एक तरह का व्यू है। आउटलाइन के साथ साथ आप वेब लेआउट भी एक तरह का मोड है। वेब लेआउट के साथ आपको प्रिंट लेआउट, ये भी एक तरह का मोड है, प्रिंट लेआउट। और एक लास्ट होता है फुल स्क्रीन, रीडिंग व्यू या नॉर्मल व्यू कर सकते हैं, फुल स्क्रीन मोड में दिया जाता है, फुल स्क्रीन से रीडिंग व्यू। ठीक, अब इसमें पूछा कि डिफॉल्ट कौन होता है, तो बाय डिफॉल्ट इसमें प्रिंट लेआउट मोड होता है। प्रिंट लेआउट मोड ही डिफॉल्ट व्यू होता है। डिफॉल्ट व्यू यानी कि आप कभी चालू करिएगा इस एमएस वर्ड को तो ये हमेशा यही दिखेगा, डिफॉल्ट व्यू यही होता है। यानी कि इसका सही उत्तर होगा आपका प्रिंट लेआउट, प्रिंट लेआउट मोड। ये अलग अलग मोड है, आउटलाइन, वेब लेआउट, ड्राफ्ट, लेकिन हमेशा कर्सर और हमेशा एक्टिव रहता है प्रिंट लेआउट मोड में। हम लोग हमेशा काम इसी मोड में करते हैं और डिफॉल्ट व्यू यही होता है। अगला क्वेश्चन है, which of the following MS Word feature can be used to draw a straight line across selected text in a document? यानी कि कह रहा है कि एक सीधी रेखा लिखावट के बीचों बीच होती है, उसको क्या कहते हैं? एक सीधी रेखा लिखावट के बीचों बीच होती है, उसको क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर स्ट्राइक थ्रू होगा। स्ट्राइक थ्रू में क्या होता है कि आप कोई भी लिखावट लिखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर लिख रहे हैं राम ही लिख रहे हैं, अब क्या होगा कि स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो लिखावट को बीचों बीच इस तरह से क्रॉस कर देता है, और यही चीज पूछ रहा है। इरेजर तो संभव नहीं है क्योंकि इरेजर मिटाने के लिए होता है, जो कि हमें पेंट में मिलेगा। रिप्लेस का काम अभी थोड़ा देर पहले आपको समझाए हैं। रिप्लेस का मतलब होता है री मतलब पुनः, और प्लेस मतलब जगह देना। यानी कि किसी वर्ड को आप जो फाइंड कर रहे हैं, उस फाइंडेड वर्ड को आप चाहें तो किसी दूसरे वर्ड में बदल सकते हैं। यानी कि यदि आप ए को फाइंड किए हैं, आप ए को चाहें तो बी में आप बदल सकते हैं, ठीक। और फॉर्मेट पेंटर, ये फॉर्मेट पेंटर जो है ना, एमएस वर्ड का एडवांस एक ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर को यदि समझना है तो ऐसे समझ लीजिए कि फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि लिखावट के, फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है कि सिर्फ लिखावट के स्टाइल को कॉपी करता है, टेक्स्ट के स्टाइल को कॉपी करता है, लिखावट को नहीं कॉपी करेगा, वो सिर्फ उसके स्टाइल को कॉपी करता है, उसके स्टाइल को ही कॉपी करता है, ठीक है। टेक्स्ट के स्टाइल को सिर्फ क्या करता है, कॉपी कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में टेक्स्ट के स्टाइल को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? देखिए जस्ट पहले आपको बताएं, आपका इसका सही उत्तर आपको समझ में आ रहा होगा। इसका सही उत्तर है फॉर्मेट पेंटर। अभी बताएं कि लिखावट के सिर्फ स्टाइल को कॉपी करता है, तो सिर्फ लिखावट का स्टाइल को कॉपी करने के लिए फॉर्मेट पेंटर ही है। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि सिर्फ लिखावट का स्टाइल को कॉपी करता है, लिखावट को कॉपी नहीं करेगा, सिर्फ स्टाइल को। फॉन्ट साइज का काम क्या होता है? तो फॉन्ट साइज का मतलब कि लिखावट का साइज बढ़ाना, यानी कि साइज को इंक्रीज करना होगा चाहे डिक्रीज करना होगा। साइज को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए फॉन्ट स्टाइल का काम क्या होता है?
तो फॉन्ट स्टाइल का काम होता है कि इसका स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट कलर का काम क्या होता है, तो फॉन्ट का कलर चेंज करना। फॉन्ट कहते किसको है समझिए, फॉन्ट मतलब जो लिखावटी है ना, इसको ही हम लोग फॉन्ट कहते हैं। फॉन्ट कह सकते हैं, नहीं तो इसको टेक्स्ट भी कहा जा सकता है। और फॉन्ट साइज आपको बता ही दिए, फॉर्मेट पेंटर आपको बता ही दिया अभी जस्ट, कि सिर्फ स्टाइल को क्या करता है, कॉपी कर लेता है। 11 नंबर पढ़ेंगे जरा, कि क्रोम ब्राउजर में वर्तमान में खुले टैब को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर होना चाहिए कंट्रोल के साथ W, क्योंकि कंट्रोल W से क्या होता है कि क्लोज होता है। ठीक है, कंट्रोल C का मतलब कॉपी, आपको थोड़ा देर पहले भी आपको बताए होंगे कि कंट्रोल C से क्या होता है, कंट्रोल प्लस C से होता है कॉपी। ठीक है, अल्ट W इसमें काम नहीं करता है, अल्ट C भी कोई इसका फंक्शन काम नहीं करता है। अतः क्लोज करने के लिए कंट्रोल W ही सही उत्तर होगा। ठीक, इसके अलावा आप याद रखना चाहते हैं तो कंट्रोल I याद रख लीजिए, इटैलिक होता है, इटैलिक मतलब लिखावट थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाता है। कंट्रोल U करेंगे तो कंट्रोल U से अंडरलाइन होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर एट द बटन ऑफ वर्कशीट इन MS एक्सेल, यानी कि जो MS एक्सेल का वर्कशीट होता है, MS एक्सेल का जो वर्कशीट होता है, इसके निचले हिस्सा में क्या होता है। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि MS एक्सेल का जो निचला हिस्सा होता है, उसके निचले हिस्से में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के, फार्मूला बार के, वर्टिकल स्क्रॉल बार के, टाइटल बार। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि टाइटल बार हमेशा ऊपर में ही रहेगा, टाइटल बार हमेशा ऊपर में ही रहेगा, और फार्मूला बार यहाँ पर होता है। ठीक, और एक होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, तो वर्टिकल स्क्रॉल बार यहाँ पे होता है, और साइड में एक होता है जो कि इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं। ठीक, अगले पेज पर इसको थोड़ा सा और बेहतर समझाने की कोशिश किए हैं। देखिए, ये जो ऊपर की पट्टी है, ऊपर की पट्टी, ये वाला जो पट्टी, इस पट्टी को टाइटल बार कहा जाता है। ठीक, टाइटल बार के नीचे बढ़िएगा तो इसको मेनू बार कहते हैं, मेनू बार, मेनू बार आता है, इसको टैब कहा जाता है, होम टैब, इंसर्ट टैब। उसके नीचे जो है इसको कमांड बोला जाता है, कमांड या ऑप्शन, और ये जो है यहाँ पर इसको ही फार्मूला बार कहा जाता है, इसको फार्मूला बार कहा जाता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, ये ही जो है यहाँ से एक रूलर है, और यहाँ पर भी एक रूलर है। ठीक है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, और ये जो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जो कि क्वेश्चन में आपको यही उत्तर देना था। सही उत्तर यही होगा। बाय डिफॉल्ट इसमें सीट खुलता है 3 तक। क्वेश्चन कह रहा है कि MS वर्ड 7 के डॉक्यूमेंट में फेसिंग पेजेस सेट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, यानी कि मार्जिन सेट करने के लिए कौन सा इसमें उपयुक्त तो ऑप्शन सही है। ठीक ना, तो सबसे पहले समझ लेना है वाइडर मार्जिन। वाइडर मार्जिन क्या है, इसका कोई एक्चुअली उसमें फंक्शन नहीं होता है, वाइडर मार्जिन का कोई ऑप्शन ही नहीं है, डिफॉल्ट मार्जिन का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। और नैरो एक ऑप्शन सही दिया है। कस्टम मार्जिन मतलब कि खुद से जितना हमको चाहिए उतना हम लोग सेट कर सकते हैं, इसका सही उत्तर होगा नैरो। अब समझ लेना है कि मार्जिन आखिर होता क्या है। तो सिंपल समझेंगे तो जैसे कि यह आपका पूरा पेज हो गया, ठीक, यह आपका पूरा पेज हो गया, और मार्जिन कहने का मतलब ये होता है कि पेज के चारों तरफ से कितना हम जगह छोड़ रहे हैं। मार्जिन का मतलब होता है चौथाई, मार्जिन का मतलब होता है चौथाई, या चौथाई का मतलब ये होता है कि चारों तरफ से आपको कितना जगह छोड़ना है। तो अभी जो साइड साइड में जो जगह छोड़ दिए है ना, ये आपका पेज का मार्जिन कहलाता है। आप कोई भी किताब कॉपी में देख सकते हैं, इतना मार्जिन छोड़ा हुआ रहता है साइड साइड से, और ये जो बीच का एरिया जो है ना, हम लोग का वर्किंग एरिया यही है, इसी में काम किया जाता है। बाकी जो है साइड साइड से क्या है, मार्जिन है। मार्जिन मतलब कि चौथाई।
आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए, एक्सेल का है, वो भी आपको मैथ फिर इंक्लूड किया है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन ही है कि एमएस एक्सेल में किसी सेल में फॉर्मूला इक्वल टू 16/2 या 16/2 के पावर 3 का परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा इसका। आप इसको एकदम मैथ के भाषा में सॉल्व कर लीजिए ना। कह रहा है क्वेश्चन आपको कि 16 बाटा में 2 के पावर 3 का मान 8 होता है। तो एगो आसान है, छोटा बच्चा भी जानता है कि 2 के पावर मान जब 8 होगा इसका, तो 16 में 8 का भागा देंगे तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 2 ही होगा। वही चीज यहाँ करके यहाँ पर लिखा गया आपको 16/2 के पावर 3, तो 16 में 2 के पावर 3 करने का मतलब 8, 2 दूना 4 दूना 8, तो 16 में 8 से भाग दीजिएगा तो सही उत्तर क्या आपका आएगा, 2 नंबर। ठीक, आगे बढ़िए। क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। यानी कि लिखावट को पेस्ट करने के लिए कौन सा उपयुक्त सही ऑप्शन है, तो इसके लिए होगा Ctrl+V होता है पेस्ट करने के लिए। ठीक है, Ctrl+C से अभी आपको जस्ट बताते आए हैं, Ctrl+C से क्या होगा, Ctrl+C से कॉपी होता है, लिखावट को हम लोग कॉपी कर सकते हैं, मतलब डुप्लीकेट बनाते हैं। Ctrl+Z से जो है अनडू होता है, अनडू। अनडू का मतलब होता है 1 स्टेप बैक, 1 स्टेप बैक मतलब 1 स्टेप पीछे। और Ctrl+C का मतलब कॉपी बता दिया। Ctrl+X का मतलब जो होता है वो कॉपी होता है। Ctrl+X का मतलब होता है जो कि कट, Ctrl+X का मतलब जो है कट होता है। कट करने का मतलब ये होता है कि लिखावट जो है रिमूव हो जाता है, मतलब लिखावट एक जगह से क्या होता है दूसरे जगह चल जाता है, कट का मतलब। ठीक है, इसमें पूछा गया है आपसे Ctrl+V मैंने पेस्ट के लिए शॉर्टकट क्या होगा, तब पेस्ट के लिए शॉर्टकट जो है कंट्रोल के साथ भी ऑप्शन सही है पेस्ट के लिए। 16 नंबर कह रहा है, इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। चलिए, इसका सही उत्तर होगा आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट का एड्रेस। ठीक है, जब हम लोग इंटरनेट चलाते हैं तो इस कंप्यूटर को पहचानने के लिए सर्वर पर हम लोगों के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ही होता है। कंप्यूटर का नाम नहीं जाएगा सर्वर पर, इंटरनेट का एड्रेस नहीं जाएगा सर्वर पर, लोकेशन नहीं जाएगा सर्वर पे हम लोग का, मतलब जाएगा, लेकिन पहचानने के लिए यदि बात करें तो हम लोग आईपी एड्रेस पर ही पहचानते हैं। आईपी एड्रेस 192.168.1.1, ये वाला जो है चेंजेबल होता है, इसको बदल सकते हैं। ये जो है इसका मतलब रहता ही है स्टार्टिंग से। इस तरीके से आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट पर कंप्यूटर को पहचानने के लिए यही एड्रेस डाला जाता है। कार्य के में सेक्शन निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी रो या कॉलम के बगल में सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी करने और पेस्ट करने के लिए किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब कि इसे पूरा सेल आपका बना हुआ है। ठीक है, आप इसमें कुछ लिखावट लिख दिए हैं, ठीक है, कुछ लिखावट लिख दे, कुछ लिखावट लिख दे, कुछ लिखावट। अब आपको इसमें मैटर उठा कर रखना है, ठीक है ना, तुरंत में। तो यहाँ से एक ऑप्शन आता है, देखिए फॉर्मेट पेंटर तो होगा नहीं, क्योंकि फॉर्मेट पेंटर अभी बताएं जो कि क्या करता है, वो सिर्फ स्टाइल को चुरा सकता है। फॉर्मेट पेंटर मतलब क्या होता है, सिर्फ स्टाइल को कॉपी करता है। ठीक, क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब ही होता है कि लिखावट पर यदि कोई आप इफेक्ट अप्लाई किए हैं उस इफेक्ट को हटा देगा। फिल हैंडल ही इसका सही उत्तर होगा। ऑटो फिल ऑप्शन एक दिया रहता है, फिल ऑप्शन में लेफ्ट राइट ये सब करके दिया रहता है ऑप्शन। आप वहां पर क्लिक करेगा तो इधर का डेटा उधर आपका चला जाता है। ऑटो फॉर्मेट नाम का कोई ऑप्शन नहीं होता है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए कौन सा सही, यानी कि ध्यान से
जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई लिखावट लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर छोटा अंक अंकित करने के लिए, मतलब छोटा अंक लिखना है यहाँ पर इसका पावर में, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो हमारे समझ से इसका होगा उत्तर सही सुपरस्क्रिप्ट, क्योंकि स्ट्राइक थ्रू का मतलब ही होता है कि वह लिखावट को बीचों बीच क्या करेगा, वो कट कर देगा। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है नीचे, सबस्क्रिप्ट यानी कि वो जैसे सबस्क्रिप्ट का यूज तब करिएगा जैसे आपको लिखना होगा H2SO4, ठीक है। इस सबस्क्रिप्ट में से लिखेगा 2 और 4 जो है नीचे आ जाएगा। अंडरलाइन समझते ही है, लिखावट के पीछे क्या कर देगा, वो लाइन करेगा, और सुपर स्क्रिप्ट मतलब सुपर से ऊपर, याद रखेंगे, सुपर से ऊपर। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब ही होता है कि वह क्या करेगा कि लिखावट जो है यानी कि इस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे हमको लिखना होगा 2 के पावर 5, तो लिख देगा 2 यानी कि 5 को सुपर स्क्रिप्ट में भेज देगा। कह रहा है कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का। अब पैराग्राफ पे ट्रिपल क्लिक करते हैं, तो ट्रिपल क्लिक से क्या होता है, पैराग्राफ का सिलेक्शन हो जाता है। डबल क्लिक करेंगे तो सिर्फ वर्ड तक रह जाएगा। अल्ट क्लिक का कोई तात्पर्य नहीं है, कंट्रोल क्लिक का कोई मतलब नहीं होगा। इसका सही उत्तर 19 होगा। पैराग्राफ पे ट्रिपल क्लिक करेंगे तो तो क्या करेगा कि पैराग्राफ को ही सेलेक्ट कर लेगा। लास्ट ऑप्शन, एमएस एक्सेल की वर्कशीट में निम्नलिखित में कौन सा एक कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को संदर्भित करता है? अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो बताए हैं कि द रो ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज सेल, यानी कि इस तरीके से जब पूरा टेबल होता है, पूरा कॉलम और रो होता है, यही पूछा है कि सेल और मतलब कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, उसको सही सही सेल का। ठीक, अगला पेज देख सकते हैं, ये एक्सेल था, बाकी तो इसमें इंटरफेस है आपको दिखाने के लिए, बस ये वर्टिकल स्क्रॉल बार सही है और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यहाँ पर सही। तो इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। यदि चैनल पर नए हैं तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बाकी अन्य लोगों तक पहुंचाने का काम करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के